एवरेज दिल्ली में कितने बलात्कार होते हैं डेली? बलात्कार को नहीं दिखाते, हत्या दिखा देते। 15 से 20 केसेस मिनिमम रिपोर्ट हो पा रहे हैं। हजारों केसेस ऐसे होंगे जो रोज रिपोर्ट नहीं होते। रेड लाइट एरियाज में बलात्कार हुआ है कि नहीं, इसकी पुष्टि कैसे होती है? दिस इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड। बलात्कार एक ऐसी चीज है व्हेन हमारे देश के अंदर कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं? जब ये पूरा रैकेट गवर्नमेंट के साथ मिलके चला जाता है। कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक केस आया हमारी हेल्पलाइन नंबर पर, बोल नहीं सकती, मुख बधिर है, उसके सिगरेट के दाग थे, उसके काटा गया था जगह जगह से। 40 साल के आदमी ने उसका बलात्कार किया था, वो 8 साल की बच्ची का। मैम, ये भूख किसकी है? ये सेक्स की इतनी भूख बढ़ चुकी है क्या देश में? क्या हो रहा है? आपने मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड सुना होगा। ज्यादा कंज्यूमर्स जो थे वहाँ के पॉलिटिशियंस थे। वहाँ 1-2 बच्चों के कंकाल मिले थे। पूरा शेल्टर डिग किया गया तो बहुत सारे कंकाल मिले। लड़कियों को ना ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जिससे कि उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हार्मोन्स वो बड़े चेंज लगते होते हैं। हैं साइज बढ़ाने के लिए। कि वो जो शेल्टर चला रहा था वो पॉलिटिशियंस को लड़कियां सप्लाई करता था, यही इंजेक्शंस लगा के, चाहे नींद के चाहे हार्मोन्स। वो लेबर हैं और उसका बलात्कार करके मुंह तक कुचल दिया गया पत्थर से। 4 साल की बच्ची। आपने स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी कि लड़कियों के छोटे कपड़े थे इसलिए उसका रेप हो गया। यही आप उर्फी जावेद की बात करें तो वो वल्गैरिटी, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू, व्हाई वुड आई वॉच उर्फी जावेद? नाउ उर्फी सेज दैट ये मेरे बूब्स हैं, तुम मत देखो, आंखें बंद कर लो। बट वो कर क्यों रही है? उसका एजेंडा क्या है? मतलब आप पूरे ही कपड़े उतार दो। उर्फी की बहनों ने कहा था कि अगर लड़के ऐसे ना हो तो हम पूरा भी उतार देंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम ना। आप अपने आप को मत बनाओ। इसको आप कहीं ना कहीं से आर यू आल्सो लिंकिंग दिस टू समथिंग लाइक दोस्तों, महाभारत में जब माँ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने माँ की रक्षा करी। आज कलयुग है, भगवान श्री कृष्ण हमारी सोच बंद कराएंगे और हमें मिलकर गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज एक कोशिश करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं योगिता भयाना जी, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी एक एनजीओ है जिसका नाम है परी, जिसके द्वारा जो रेप विक्टिम्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए आवाज उठाती हैं, जस्टिस के लिए गुहार लगाती हैं। आज जो मैम ने कहानियां सुनाई हैं आपकी रूह कपा देगी। आपको डराना नहीं चाहते बल्कि आपको सच के साथ अवगत कराना चाहते हैं। रेड लाइट एरियाज में क्या हो रहा है, किस तरह से सेक्स ट्रेड हमारे देश में पुलिस और पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहा है, दिमाग हिला देगा। लड़कियों को ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है, किस तरह से मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम्स के अंदर लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ सेक्स किया जा रहा है। बहुत हिम्मत चाहिए, पर कहते हैं कि शिव भी शक्ति के बिना शव बन जाता है। उसी शक्ति को साक्षी मानकर मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं कि इस पूरे एपिसोड को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया ताकि हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जैसे योगिता जी एक एनजीओ चला रही हैं, वैसे हम भी एक एनजीओ चला रहे हैं एसके चिल्ड्रन फाउंडेशन के नाम से, जिसमें 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पिछले 8 सालों से दी जा रही है। तो ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे बल्कि आप अपने देश में एक बदलाव भी लेकर आ रहे हैं। जय हिंद। हमने मैम एक पॉडकास्ट किया था अतुल शर्मा जी के साथ, तो वो जो सेक्स वर्कर्स उनको रेस्क्यू कर रहे हैं काफी सालों से, उन्होंने मुझे बताया था कि राघव लड़कियों को ना ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जिससे कि उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हार्मोन्स वो बड़े लगते हैं, साइज बढ़ाने के लिए। हाँ। तो ये ऐसे आपने कोई केस कभी इनकाउंटर किया है? ऑफ कोर्स किया है। क्या जैसे 8-8 साल की 9-9 साल की बच्चियों के यहाँ पर बहुत सारे अबडक्शन हो रहे हैं, मिसिंग हो रही हैं बच्चियाँ। तो अगर 8 साल से नीचे की बच्चे का अगर हम बोलते हैं कि मिसिंग गई है, मिसिंग बच्चों के साथ मेरा काफ़ी काम रहा है, तो हम कहते हैं कि हो सकता है कहीं मार दिया हो बलात्कार करके। बट 8 साल की ब्रैकेट से ऊपर अगर कोई मिसिंग होता है तो वो मतलब सेक्स ट्रेड के लिए ही है और वो ऑक्सीटोसिन वाला ही है, और ये आज से नहीं है, ये सबको पता है। ये पूरा का पूरा रैकेट पुलिस की नज़र में चलता है, पुलिस के साथ में चलता है। बेटी उठाई जाती है तो पुलिस वाले की मदद से उठाई जाती है, और ऐसे घर की उठाई जाती है कि जो जुबान ना खोल पाए, है ना। एक गरीब आदमी की बेटी उठा ली जाती है कि वो पुलिस के चक्कर काटता रहेगा। कितने लोग हम तक पहुंच पाते होंगे हमारी संस्था के? हम लोग के पास तो बहुत कम लोग आते हैं, और हमारे पास आ भी गए तो तब भी बेटियों को लाए हम ढूंढ के। बट हमें पूरा मतलब
एग्जॉस्ट होना पड़ता है, अपना कंज्यूम होना पड़ता है एक बेटी को रेस्क्यू करने में, क्योंकि प्रशासन मिला हुआ है। आप समझ रहे हैं, एक गरीब की बेटी को उठा लेंगे तो वो वापस नहीं आएगी। 8 साल की बेटी, 9 साल की, मतलब ये एज ब्रैकेट है जिनको बड़ा करने के लिए उनके पास पूरे केमिकल्स हैं और उनकी लाइफ कम हो जाती है। दे हार्डली लिव मोर देन 30 ईयर्स, क्योंकि केमिकल्स की वजह दे डोंट लिव लॉन्गर बाय द वे। तो बहुत बहुत बुरा हाल है और ये सबको पता है, बट वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू स्टॉप इट। हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना पावर है, ना सत्ता है इसे रोकने के लिए, और इसे रोकने वाले जो लोग हैं, और ज़्यादातर इस तरह के नेक्सस के कंज्यूमर पॉलिटिशियंस हैं। आपने मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड सुना होगा, उसमें भी उन बच्चों के साथ ऐसा ही होता था, और ज़्यादा कंज्यूमर्स जो थे वहाँ के पॉलिटिशियंस थे। थोड़ा बताना केस के बारे में। उस केस में क्या हुआ था कि एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया था, उनको हाईलाइट हमने यहाँ पर किया, छोटी सी खबर बनाई बहुत अपनी जान को रिस्क करके, और वहाँ 1-2 बच्चों के कंकाल मिले थे। तो जब पूरी बात बड़ी हुई तो पूरा शेल्टर डिग किया गया तो बहुत सारे कंकाल मिले। फिर वहाँ बस्ट हुआ रैकेट कि वो जो शेल्टर चला रहा था वो पॉलिटिशियंस को लड़कियाँ सप्लाई करता था, यही इंजेक्शंस लगा के, चाहे नींद के चाहे हार्मोन्स के। तो वो छोटी बच्चियाँ 8 साल 10 साल जो कि शेल्टर में रहती है ना, जिनके माँ बाप नहीं होते, ऑर्फन गर्ल्स या जो क्राइम कॉन्फ्लिक्ट्स वाली होते हैं, शेल्टर फॉर गर्ल्स, यंग गर्ल्स, एडोलेसेंट्स, तो वो शेल्टर था। वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो जाते थे, आप एक फिल्म देखिए भक्षक, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर, उसमें वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर का हस्बैंड इन्वॉल्व था बिहार के। तो मूवी इज मेड ऑन दैट, इट वाज हाईलाइटेड बाय अस। तो ये है, तो दिस इज वन केस विच ब्रोक इट्स ओन थिंग। बट बहुत सारे ऐसी जगह पे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है। सोडोमाइजिंग इज वेरी कॉमन। So this is very dark. But nobody wants to talk about it, nobody wants to work on it, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मैम, मिनिस्टर का नाम क्या था? मुझे अभी ऐसे उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक नहीं थे, बहुत सारे लोग जाते थे वहाँ। बिहार के? हाँ। मतलब वो पॉलिटिशियंस के लिए रैकेट था? मेनली। मतलब आप ऐसे बता रहे हो कि वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया हुआ था, बहुत सारे लोग जाते थे, पॉलिटिशियंस आते थे और बिकॉज रात को ये बच्चियों को बेहोश करके ले जाया जाता था। बेहोश करके मतलब? उनको नींद की दवा खिला के ऐसा बेहोशी की हालत में उनको ले जाया भी जाता था पॉलिटिशियंस के घर। यू मस्ट वॉच भक्षक। अच्छा, मतलब वो जबरदस्ती करती होंगी कि मुझे नहीं जाना। हाँ। तो उसको बेहोश करके उसके घर ले जाते थे, फिर वो उठती थी तो वो उसको याद ही नहीं होता होगा कुछ, यही है। मतलब ये भी हो सकता है कि बेहोशी में भी सेक्स करें वो? हाँ, बेहोशी में? हाँ। तो दिस इज वेरी कॉमन। तो वहाँ के तो 2 शेल्टर, एक शेल्टर होम में तो एक विक्टिम्स हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी यही बताती हैं। तो बट ये वो चीज़ें हैं जो सामने आ गई हैं, बट ऐसे बहुत सारी शेल्टर होम्स हैं जहाँ पे ये सब हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बिठाई थी शेल्टर्स की जांच के लिए। वो बहुत एक्टिव नहीं है वो कमेटी। मतलब जब कुछ होता है तो बहुत सब हाईलाइट हो जाता है। कमेटियां बनती है, होता कुछ नहीं इन कमेटियों में। वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी थी, बट कुछ नहीं किया उन्होंने। एंड आई ऑल्सो पोस्ट माई नेम कि मेरा नाम भी डाला जाए उसमें, बट हमारी चिट्ठियां तो फेंक दी जाती हैं फाड़ के। तो मैम, उस विक्टिम ने क्या बताया, थोड़ा बताओ ना। वही बताया उन्होंने। अभी वो विटनेस है उस केस की। द गर्ल हैज़ रिवील्ड लॉट ऑफ थिंग्स, द सेम जो आपने ऑक्सीटोसिन की बात की, इंजेक्शन दिए जाते हैं शरीर बड़ा करने के लिए, खाना नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता है, फिर उन्हें रात को पता ही नहीं होता वो रात को कहाँ थी, उनको ज़बरदस्ती खाने में दवाई डाल के दी जाती है। उसमें से फिर कुछ बेटियों को भेजा जाता है, कुछ लोग आते भी हैं शेल्टर में। मैम, आई एम श्योर कि इनमें बहुत सारे प्रेगनेंसी के भी केसेस होते होंगे। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है? तो दे गिव द मेडिसिन, वो प्रेगनेंसी कर्व करने की मेडिसिन उनको लगातार दी जाती है। That's why I'm saying, if you see this movie, you'll get all the idea which I'm talking about, and this is based on that shelter home which I'm talking about. तो ये दवाइयाँ भी उनको रेगुलर दी जाती हैं, but then they don't have good life, healthy life, ना? They are young girls, so it's about not only physical torture, it is about playing with their lives.
मेंटल टॉर्चर तो है ही है, बट इट कट्स देयर लाइफ स्पैन। तो मैम, जो जैसे रेड लाइट एरिया और ये सब चीज़ें काफ़ी एक लीगलाइज सिस्टम में आ चुकी हैं कहीं ना कहीं, हर जगह चल रहा है। जैसे जीबी रोड के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, और जैसे उस वक्त अतुल मैम ने बताया था कि उनके शहर में तो उनका अड्डा बना हुआ है सेंटर में। राघव तो बहुत आम है, मेरठ की वो हैं, तो उन्होंने वहीं का बताया था कि कबाड़ी खाना है, कबाड़ खाना है यहाँ पे, तो चलता रहता है ये। तो हर स्टेट में ऐसा ऐसा, मुझे भी रिसेंटली कोई बता रहा था कि पंजाब में, जलंधर में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे हिडन काम हो रहे हैं। तो जब ये रेड लाइट एरियाज में ऐसी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे बलात्कार हुआ है कि नहीं, इसकी पुष्टि कैसे होती है? देखिए, रेड लाइट एरियाज या प्रोस्टिट्यूशन की बात करें, दिस इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। और बलात्कार एक ऐसी चीज़ है, व्हेन इट इज डन ऑन यू, यू नो, इट्स लाइक वेरी डिवास्टेटिंग। आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर आपसे इस्टेब्लिश किया जाता है फिजिकल कांटेक्ट, तो उसको आप बलात्कार बोलते हो। तो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो प्रोस्टिट्यूशन एंड रेप्स आर नॉट कनेक्टेड दैट वे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब आपको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है, दैट इज रिपीटेड रेप फॉर श्योर। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि लीगल तो नहीं है, बट वैसे सबको पता है यहाँ हो रहा है। बट मेरा प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ आ जाता है जब आप बच्ची को ट्रैफिक करके लाते हो इसी काम के लिए। दैट इज रॉन्ग, है ना। पर जो महिलाएं अपनी इच्छा से जा रही हैं, मैं उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज दे वांट शॉर्टकट्स, इट्स देयर ओन प्रेरोगेटिव। उसके लिए आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हो। वो मैं उस चीज़ के लिए, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई एम अगेंस्ट फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, स्पेशली जब ये पूरा रैकेट गवर्नमेंट के साथ मिलके चला जाता है। तो उसमें ब्रेक करने में वी वांट टू हेल्प गवर्नमेंट, विच दे डोंट वांट डेफिनेटली, एंड आई एम ऑल फॉर दैट। बट अगर आप अपनी इच्छा से जा रही हैं तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो मैम, गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होती है ऐसे रैकेट्स में? आप बताइए ना, एक किसी मंत्री की भैंस चोरी हो जाती है तो ढूंढ के ले आते हैं। आपको लगता है कि कोई बच्ची को अगर ट्रैफिक करके लाया जा रहा है तो किसी को पता नहीं है? एवरीबडी इज मैनेज्ड। मैम, इंडिया में कहाँ पर हो रहा है सबसे ज्यादा ये? सेक्स रैकेट की बात की जाए, शेल्टर होम्स आर द बेस्ट प्लेसेस इन लोगों के लिए। ये वहाँ पर शक भी नहीं जाता है, वहाँ पर रखी जाती हैं ऐसी लड़कियाँ जो ऑर्फन हैं, जो घर से भाग गई हैं, या जो डेस्टिट्यूट हैं, मेंटली अनस्टेबल हैं, इन टर्म्स ऑफ मेंटली चैलेंज्ड हैं। दे आर द सॉफ्टेस्ट टारगेट। तो शेल्टर होम्स अपने आप में ही बहुत बड़े सेंटर्स हैं इस सब क्राइम्स के। दिल्ली में है? दिल्ली में हमने खुद छापा मारा था पीछे इधर। दिल्ली में एक आश्रम था किसी बाबा का, हालांकि गवर्नमेंट के अंडर ही चलते हैं ये सारे आश्रम। उसके अंदर कितनी बच्चियों के बलात्कार हुए थे इधर रोहिणी में। और उसके अलावा गवर्नमेंट रन शेल्टर्स में अब्यूज और ये सब बहुत होता है। बट एज आई सेड, आई डोंट हैव अथॉरिटी टू गो। सरकारों की अथॉरिटी ऑडिट करने की, कोई जाता ही नहीं चेक करने, और जो जाता है वो खा पी के जेब गर्म करके आ जाता है। नोबडी केयर्स अबाउट द डॉटर्स। तो ये हर शेल्टर होम में बहुत नॉर्मल है। बट आप सोचिए कि दूर दराज गांव में जहाँ पे किसी की आवाज़ ही ना हो, कौन रिपोर्ट करेगा? हु विल बी द रिपोर्टर? कौन बताएगा? जो शेल्टर से ही बताएगा कोई एक बहुत बड़ा साहसी इंसान निकल के आ भी गया। तो जिस तरह से बिहार में हुआ, वो खबर दब गई थी, वो तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दी दिल्ली में, तो उसको बड़ा बनना पड़ा। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अ पर्सन टू टेक पंगा विद, यू नो, इन सब लोगों के साथ पंगा लेना आसान नहीं होता है। सो पूरा का पूरा रैकेट है और सरकारी संरक्षण में है। यू गेट माई पॉइंट? इन लोगों के नाक के नीचे नहीं है, इन लोगों की वजह से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से देश में टॉप 3 चीजें ऐसी क्या हैं जो कि खराब है या गलत है? पहली बात तो आप बताइए, एग्जिस्टेंस जो है, पहली बात तो उन्हें आने नहीं दिया जाना। अब जाके सेक्स रेशो थोड़ी ठीक हुई है। अभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो पहला तो एग्जिस्टेंस की बात है। पहले तो उन्हें आने ना देने पर जो इतनी रोक है, जो रेजिस्टेंस है कि बच्चा भी पैदा हो तो लड़का पैदा हो, ये बात काफ़ी बदली है। आप और हम अग्री करेंगे। बट
बिकॉज आप यंग जनरेशन है, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड कि अभी तक भी लोग लड़की नहीं चाहते हैं, बट चीज़ें इसमें थोड़ी सी बदली हैं। पहला तो उसको आने दिया जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो लड़के का मोह है कि हमें लड़की चाहिए ही नहीं, पेट में ही गिरा दी, तो पहले आएंगी तो हम चलो, पहले तो सर्वाइवल की बात है, आने देना ही उसको अपने आप में एक स्ट्रगल है, उसका यहाँ जन्म लेना ही स्ट्रगल है, नंबर 1। नंबर 2, अधिकार, अधिकारों की बात है। प्रॉपर्टी अभी भी 80% से ज़्यादा पुरुषों की है। एसेट्स, रिसोर्सेज पे जो कब्जा है, पोजीशंस पे जो कब्जा है, और हर तरफ सत्ता पे जो कब्जा है ना, पावर में, डिसीजन मेकिंग में, हर तरफ पुरुष 80 से 90% है। सिर्फ 10% अगर किसी का योगदान है तो महिलाओं का है डिसीजन मेकिंग स्पेस में, ठीक है। तो अधिकारों की बात की जाए तो अधिकार पहला था, हमने क्या बोला, पहला एग्जिस्टेंस, कि उनको आने दिया, सर्वाइवल, मतलब उनको पैदा ही होने दिया जाए, फिर उनके अधिकार उन्हें मिले। तीसरा डेफिनेटली डिग्निटी, सेफ्टी, और जो इशू पे हम काम करते आए हैं कि अगर एक जीवन में एक महिला बिना मोलेस्ट हुए, बिना छेड़छाड़ हुए, बिना बलात्कार हुए अपनी जिंदगी काट गई, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और वो होता नहीं है हमारे देश में। मैं आपको एक भी ऐसा केस, एक भी ऐसी महिला से नहीं मिला सकती जिसके साथ छेड़छाड़ ना हुई हो, बलात्कार ना हुआ हो, या बलात्कार तो एक बहुत नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम, मोलेस्टेशन, छेड़छाड़, स्टॉकिंग, अनकंफर्टेबल वो हर दिन होती है। तो उसके बिना अगर कोई अपनी ज़िंदगी जी जाए, अभी तक तो मुझे कोई ऐसी महिला नहीं मिली है अराउंड द वर्ल्ड, और हिंदुस्तान में तो ज़रूर। तो ये अगर 3 चीज़ों में वो एग्जिस्ट कर जाए तो बात है ना, इंसान होके पैदा होकर अपना जीवन जीने की। नहीं तो आप डर डर के ही रोज़ जी रहे हो, आपको ना आपके अधिकार मिल रहे हैं, आप रोज़ छिड़ रहे हो सड़कों पर, और पहली बात तो आने ही नहीं दिए जा रहे हो। तो दिस इज़ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी अ वुमेन और अ गर्ल इन दिस कंट्री। पिछले 17 सालों में अभी तक का ऐसा कौन सा केस था जो कि आपके लिए बहुत ही इमोशनल, या मैं कहूँ कि आपका दिल टूटा हो? मेरा तो हर केस पे ही दिल टूटता है, जहाँ पर अगर आप छोटे बच्चों की बात करते हैं, अगर हम बात करें कि 1 साल, 2 साल, 2 महीना और 8 साल की बच्ची, गूंगे बहरे बच्चे, मैं, आप बताइए कि क्यों नहीं दिल टूटेगा? हर बार जब मैं केस को मिल के आती हूँ तो दिल टूटता है, और बहुत ज़्यादा दिल टूटता है। अभी मैं रिसेंटली एक बच्ची को मिली जिसके, जो बोल नहीं सकती, मुंह बधिर है, उसके सिगरेट के दाग थे, उसके काटा गया था जगह जगह से कम 70 काटने के निशान थे, उसको मार दिया गया था अपनी तरफ से, वो बच गई पर जली हुई मिली। अब वो अपना दुख भी बयान नहीं कर पा रही थी, हम हॉस्पिटल में मिल के आए, वो बोल भी नहीं पा रही उसको कहाँ जल रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। 8 साल की बच्ची है, वो क्या करेगी? वो कोई भी मेल आ रहा था उसके रूम में हॉस्पिटल में, डॉक्टर, तो वो डर रही थी। देखिए दर्द भी हो रहा है तो बता भी नहीं पा रही उसको दर्द कहाँ हो रहा है। उसकी मेजर सर्जरी हुई थी, उसकी प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी हुई थी, एक नहीं मल्टीपल सर्जरी हुई थी, है ना। एक 40 साल के आदमी ने उसका बलात्कार किया था, वो 8 साल की बच्ची का, और रात भर बलात्कार किया था और उसको मरने के लिए फेंक दिया था। तो उसकी पीड़ा के सामने बताइए हम क्या बात करेंगे, है ना। तो उस दिन, ये अभी रीसेंट है, तो इस तरह के तो बहुत केस आते हैं, लगातार ऐसे ही आते हैं। अब वो जब अपनी पीड़ा कोई बता भी ना पाए कि मेरे को यहाँ दर्द हो रही है, मुझे ये दवा चाहिए, या मैं, मेरे साथ क्या हुआ, तो उससे बड़ा क्या है बताइए? हाउ कैन यू डिफाइन दैट पेन? इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। तो व्हेन यू कम बैक होम, हाउ कैन यू बी नॉर्मल? इनसेन ना, टू बी नॉर्मल। सो इस आगे चलकर जब ऑपरेशन हुआ, या जब ये आपको बच्ची मिली, तब फर्स्ट रिएक्शन क्या था इसका? इस बच्ची का, वो तो बेहोश पड़ी थी पहले तो हॉस्पिटल में ही, उसको पता भी नहीं होगा ना उसके साथ हुआ क्या। देखिए एक 8 साल की बच्चे को क्या मालूम कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, है ना। जो बोल पाते हैं वो थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ऐसे एक अंकल ने मुझे ये किया वो किया, मतलब अपनी बच्चों वाली लैंग्वेज में। बट ये गूंगी बहरी बच्ची क्या ही बताएगी, है ना। तो वो बहुत ही, उसको पता ही नहीं, उसकी आंखें बस शॉक में थी और रोई जा रही थी वो उसकी। और जब वो होश में आई, क्योंकि मल्टीपल सर्जरीज हुई, तो वो बेहोश थी 3-4 दिन, तो आईसीयू में थी। और कहते हैं ना नेल इन दी कॉफिन, वो सरकारी हॉस्पिटल्स का हालात आपको मालूम है हमारे देश में। और आप मानेंगे, मैं और मेरी टीम जब पहुंचे हैं अस्पताल में उसको मिलने के लिए, तो
15 लोग उसी कमरे में थे जिस कमरे में वो सर्जरी के बाद इमीडिएट लाई गई, और उसको बहुत पेन हो रहा था, जैसे मैंने बताया, जगह जगह से जलाया भी दी गई थी और कटने के निशान थे, सर्जरी हो रखी थी प्राइवेट पार्ट की। तो जब मैं वहाँ उस कमरे में पहुंची, साथ ही में एक साथ वाले बेड पर बहुत जोर जोर से एक आदमी चिल्ला रहा था, उसकी टांगे एक्सीडेंट में कट गई थी, उसके बाजू में कोई और किसी बीमारी से ग्रसित था। तो वो 15 लोगों के रूम में वार्ड में थी और दीवारें गिर रही थी, एसी तो बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे ही नहीं, पंखे भी खराब थे, और ये बहुत गर्मी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और खिड़कियों पे जाले लगे हुए थे। बहुत ही बुरे हालात में वो कमरा था और उसको इन्फेक्शन का भी डर था। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कीजिए, सरकारी अस्पताल की बात है। तो मैंने वहाँ डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की कि हम खर्चा देखेंगे, आप आईसीयू में शिफ्ट कीजिए। तो मुझे बताया गया ये आईसीयू है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। तो मैंने कहा आपका ये आईसीयू है, ये क्योंकि दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू फिर भी थोड़ा बहुत आईसीयू दिखते हैं, थोड़ा बहुत, ये किसी और स्टेट के, किसी यूपी के एक छोटे से जिले की बात है। तो फिर मैं उस दिन मुझे लगा ये इसकी हीलिंग जो 1 हफ्ता 10 दिन महीना में होने वाली थी, इसको 1 साल लग जाएगा। आप क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ बदल सकते हो। पहले तो उसके साथ इतना गलत हुआ, फिर उसके साथ इस तरह इलाज के लिए आप सोचिए, छतें टपक रही थी वहां पर, तो क्या हीलिंग होगा उस बच्चे का। और साथ वाले बेड पे जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है पेन में, उसको देख के उसकी पीड़ा और बढ़ेगी या कम होगी। राइट। सो ये जो जितने भी बलात्कार के केसेस हमारे देश में हो रहे हैं, और ये काफ़ी देर से चल भी रहा है, आप देखते हो कि कोलकाता के ऊपर सबने बहुत आवाज़ उठाई, जस्टिस जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वापस चले जाओ काम पे, सभी डॉक्टर्स वापस चले गए, और फिर से मैं देखता हूँ कि फिर से कोलकाता में फिर केसेस शुरू हो जाते हैं। तो मैम, रेप के लिए जस्टिस की कब तक कैंडल्स जलती रहेंगी और प्रोटेस्ट होता रहेगा और जस्टिस नहीं मिलेगा? देखिए, कैलकाटा में जो हुआ वो रोज हो रहा है हमारे देश में, हर स्टेट में हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है लगातार। ठीक है, ये क्योंकि वो डॉक्टर बेटे के साथ हुआ था और पढ़े लिखे लोगों की सपोर्ट थी, बाहर बात आ गई, बट यहाँ पर हमारे बेटियों के साथ रोज होता है। जस्ट बिकॉज वो पढ़ी लिखी नहीं होती या उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता, ऐसा नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में रोज बलात्कार की और हत्या की घटनाएं होती हैं, रोज, एवरी सिंगल डे। दिल्ली में बता रही, छोटे छोटे बच्चों की भी। तो कलकत्ता में वो न्यूज़ बना, अच्छी बात है। कुछ कुछ केसेस पॉलिटिकल रीजन से न्यूज़ बन जाते हैं। जब मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि वहाँ किसी और सरकार की, गवर्नमेंट की सरकार है, यहाँ कोई एजेंडा चलते हैं पॉलिटिशियंस के, तो वो एक दूसरे को नीचा उतार दिखाने के लिए वो हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट तो हर केस होना चाहिए मेरी नज़र में, बट जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो जरूर हाईलाइट करते हैं, पर हाईलाइट होने से भी समस्या का समाधान तो नहीं निकलता। बलात्कार तो अभी भी हो रहे हैं। तो जब तक ये सरकारें अपना पॉलिटिक्स को भुनाना बंद नहीं करेंगे इन केसेस पर और सच में काम करेंगे। आपने आज तक सुना पार्लियामेंट में चर्चा हुई है कि रेप कैसे रुके? मैं तो जब भी वो खोलता हूँ तब वो लड़ाई करते हैं, उसके बाद वो सेशन खत्म हो जाता है, स्थगित कर देते हैं। आज तक एक बार भी ऐसी चर्चा सुनी कि बलात्कार बंद होने चाहिए? आइए इस पे चर्चा करते हैं। किसी ने इनिशिएटिव लिया? सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीति रोटियां सेकते हैं, बच्चियों की इज्जत पे रोटियां सेकते हैं वो लोग, बट करने के लिए इच्छा शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, है ना। खुद तो घोड़ा गाड़ी जो भी है उनको बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स लेके चलते हैं, बट हमारी छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। यहाँ पर एक, आज ही मैं अभी किसी से बात करके आ रही थी, एक बड़े नेता के, महिला नेता के ऊपर किसी ने अभद्र टिप्पणी की, गलत टिप्पणी की बहुत, उसके अगेंस्ट हमने भी बोला। पूरी आज पार्लियामेंट स्थगित हो गई उसके चक्कर में, एक अभद्र टिप्पणी के चक्कर में, जो कि गलत है। और यहाँ हमारी बेटियों की रोज इज्जत जा रही है। इज्जत मतलब मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ, इज्जत नहीं बोलना चाहिए, मतलब उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये भी एक बदलाव करने की जरूरत है कि इज्जत करने वाले की नहीं जानी चाहिए, मतलब जिसके साथ हुआ उसकी नहीं, जो कर रहा है वो हाँ, गलत। तो जो इनकी वर्ड में, एक नॉर्मल वर्ड में चलता है इज्जत चलेगी, उस एंगल में मैं बता रही हूँ कि रोज हमारी बेटियों की उसके साथ गलत हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसे राजनेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं, और उनको
ऐसे गंभीर मुद्दों पे बात भी नहीं करनी है। मैम आपने अभी बोला एक बहुत बड़ा क्लेम है कि दिल्ली में हर रोज बलात्कार हो रही हैं और बढ़ भी रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कोई दिल्ली का केस अगर आप शेयर कर सकें, एक नहीं है, हजारों केस है। कोई एक केस जो शायद ज्यादा स्पेसिफिक आपके लिए ज्यादा हाईलाइटेड था, जो कि ज्यादा ही एक्सट्रीम केस रहा। दिल्ली में अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक केस आया हमारी हेल्पलाइन नंबर पर। उस बेटी को 4 साल की बेटी है उनकी, वो लेबर है और उसका बलात्कार करके मुंह तक कुचल दिया गया पत्थर से। 4 साल की बच्चे का ऐसा पत्थर से मुंह कुचला कि आप सोच भी नहीं सकते। बलात्कार करके हत्या हो जाती है। एक और बच्ची है, ये भी पिछले साल का केस है। लैंडलॉर्ड ने, जो किराएदार है इमिग्रेंट्स जो माइग्रेट करके आते हैं लेबर्स, उनकी ही बेटी के साथ, 3 साल की बेटी के साथ, और वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है कि वो लेके गया अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको, और मतलब उसको उसने बलात्कार करके नाले में फेंक दिया। ठीक है, और जब वो नाले में फेंका उसने पहले उसने उसकी गर्दन दबाई और वो नहीं मर रही थी, तो उसने उसकी गर्दन ट्विस्ट करके उसको गंदे नाले में फेंक दिया। और आज तक पुलिस सभी सबूत ढूंढ रही है। तो आप, ये हमारे दिल्ली के हार्ट में हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह से किसी का मुंह नोच दिया जा रहा है, किसी को नाले में फेंक दिया जा रहा है। ये 3 दिन पहले भी एक बच्ची का शव मिला है। मैं छोटे बच्चों की बात बता रही हूँ आपको, आप सोचिए। और हत्या वाले मामले हैं ये। और दिल्ली में तो ऐसे हजारों केस आप साल के मान के चलिए, बट बलात्कार को नहीं दिखाते, हत्या दिखा देते हैं। 3-4 साल की बच्ची की हत्या करने के पीछे क्या मंशा होगी? क्योंकि ये बलात्कार वर्ड को दबाना चाहते हैं, तो हत्या दिखा देते हैं, हत्या हाईलाइट हो जाती है, बट उस बच्ची के साथ क्या टॉर्चर हुआ होगा। और ये करने वाले यही है ना हमारे आसपास, और ये दिल्ली है, बट किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। लगभग दिन में एक ऐसा केस तो होता ही है मिनिमम। बलात्कार तो बहुत होते हैं, क्योंकि अस्पताल में अगर आप जाएंगे, सरकारी अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों की बलात्कार की घटनाएं, आप दिन में एक अस्पताल में 3 से 4 केस आते हैं सरकारी अस्पताल में। एवरेज दिल्ली में कितने बलात्कार होते हैं दिल्ली? रिकॉर्ड पे नहीं आते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बोला, रिकॉर्ड एफआईआर में तब्दील हो जाए बड़ा मुश्किल है। रफली अगर आप कोई नंबर दे सके। बलात्कार तो बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, लड़कियों के इन टोटल कितने बलात्कार होते हैं दिल्ली में? मैं बच्चियों की इसलिए बोल रही हूँ कि लड़कियां तो फिर भी आके रिपोर्ट कर देती हैं, छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो उनको धमकाना आसान होता है, स्कूल में मोलेस्टेशन होते हैं, तो नंबर बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट जो रिपोर्ट हो पाते हैं, जिसमें एविडेंट ब्रूटैलिटी है, ब्लीडिंग हो रही है ना, सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो तो अस्पताल जाते हैं। तो अस्पताल वाले 15 से 20 केस पर डे होंगे मिनिमम इन दिल्ली, जो अस्पताल तक पहुंचते हैं। और जो अस्पताल तक नहीं पहुंचते हैं, जिसमें ब्रूटैलिटी ऐसी फिजिकल नहीं है, मतलब है मोलेस्टेशन और बलात्कार है, बट पेनिट्रेशन ऐसा है कि ब्लीडिंग नहीं है या वट एवर रीज़न, वो रिपोर्ट नहीं हो पाते। मतलब मैं आपको खुले शब्द में बता रही हूँ, 15 से 20 केसेस मिनिमम रिपोर्ट हो पा रहे हैं, और हजारों केसेस ऐसे होंगे जो रोज रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब मैम लड़कों के साथ भी जी बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं जी। जो बच्चे होते हैं उसमें बॉयज एंड गर्ल्स में आई वुड से हर 3 में से अगर एक बच्ची के साथ हो रहा है, तो हर 5 में से एक बेटे के साथ भी हो रहा है। मैम ये भूख किसकी है? ये सेक्स की इतनी भूख बढ़ चुकी है क्या देश में? क्या हो रहा है? आई थिंक ये पहले से ही थी, और ऐसा नहीं है कि बढ़ चुकी है, क्योंकि आबादी बढ़ी है तो प्रोपोर्शनेटली, आपने पहले भी सुना, आई थिंक आप और हम तो बहुत छोटे होंगे या नहीं भी होंगे, तब बहुत सारे केसेस आए थे। रंगा बिल्ला केस आपने सुना होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार करके मार दिया गया, बॉय एंड गर्ल दोनों का। और ये सब बहुत सालों से होता आ रहा है, ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम वो भूख पहले से ही है या भूख बड़ी है, या वो सोच की बात है, मानसिकता की बात है, बट जो मुझे समझ में आता ये है कि अप्रोप्रिएट टू द पॉपुलेशन वो संख्या उनकी भी बढ़ती है, क्रिमिनल्स की भी बढ़ती है। तो जिस तरह से 200 करोड़ टच करने वाले हैं हम, तो उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली क्राइम प्रिवेंशन नहीं हो रहा है। इसको रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ ना आज तक, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई बोलता ही नहीं है, ये शर्म की बात मानी जाती थी। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि इस पे काम ही नहीं हुआ।
सरकारें तो जैसा कि मैंने आपको बताया उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है इस पे काम करना, और संस्थाएं भी बहुत कम हैं, हमारे जैसी संस्थाएं कम हैं जो इस पे काम कर रही हैं, और कर भी रही हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो हम और अवेयरनेस करें, हम और बातचीत करें इस इशू पर, तो कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, गवर्नमेंट में भी नहीं है, और प्राइवेट लोग भी इसको डार्क सब्जेक्ट समझ के हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें रंगा बिल्ला क्या केस था? रंगाबिला केस राजेंद्र नगर में एक पायलट थे हम्म। और उनके दो छोटे बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। वो आकाशवाणी में अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करना सीखने जाते थे या म्यूजिक ऐसा कुछ था, छोटे ही थे दोनों। शी मस्ट बी अराउंड 16-year-old गर्ल एंड 14 या 12-year-old बॉय। तो वो राजेंद्र नगर से दूरदर्शन तक ये आकाशवाणी तक जा रहे थे, कनॉट प्लेस। तो वो जो धौलाको वाला पैच है वहाँ पर इनका अबडक्शन हो जाता है और दोनों बच्चों को गाड़ी में आधा घंटा घुमाया जाता है। एक किसी ने ट्राई भी किया उसको रेस्क्यू करने का, बट फिर वहीं पर उनका बलात्कार करके मार दिया जाता है दोनों को। एंड दिस हैपेंड इन 80s। तो उनको फांसी की सज़ा मिली थी रंगाबिला को। ये बहुत फेमस केस था। इनफैक्ट दिस इज़ द केस विच एक्चुअली ट्रिगर्ड माई थॉट्स ऑल्सो, बिकॉज मैं तो जब नहीं जानती थी, बट इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, पढ़ा। तो दिस टर्न आउट टू बी कि वो अच्छे घर के बच्चे थे तो बाहर आ गई बात, उन्होंने फाइट किया जस्टिस के लिए। बट गरीब तबके में ये आज भी बहुत होता है, बट ये लोग के पास ना रिसोर्सेज होते हैं, ना पैसा होता है, ना इतना वो लोग स्ट्रांग होते हैं कि वो लड़ पाते हैं अपने लिए। एक रेपिस्ट की मेंटालिटी क्या होती है? उसकी मेंटालिटी ये है कि ये लड़की या ये बेटी या ये जो भी है एक शरीर है, और मुझे अभी उसके ऊपर जो भी उसका मानसिकता हो या कंट्रोल नहीं है, या वो गलत बात है कि कंट्रोल तो खैर एक शब्द है कि भाई नहीं है, बट उसे लगता है कि वो बच जाएगा, कि ये मैंने कर दिया, ये तो कौन बोलेगा जाके, कैसे बोल पाएगी, ये तो बेजुबान है, ये छोटी है, या ये मेरा हक है। महिलाओं को जो हमने दिखाया ना आज तक, वो ऐसा ही दिखाया है कि दे आर बॉडी, दिमाग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस शरीर है। तो जब तक हमने वो प्रोजेक्शन पे काम ऐसा किया कि उसको सिर्फ और सिर्फ बॉडी दिखा दिया, तो वो बॉडी की तरह ही रह गई ना। फिर आप अभी बाहर चले जाओ, आप गली में निकल जाओ, द वे men will make comment, boys will comment on the girls, it would not be beyond body, it will not be about their intelligence, about anything else, it will be all about their body parts, and you know it very well, you are in Delhi. हमारे देश के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं तो वो क्या होगा? सी एज पर एनसीआरबी, जो एनसीआरबी का डेटा है वो राजस्थान को नंबर 1 बताता है, ठीक है। और बिकॉज राजस्थान इज़ अ फेयरली बिग स्टेट, तो वो राजस्थान को बताते हैं। बट हमें केसेस आते हैं यूपी से भी आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली में तो आपको दिल्ली का ही बता रही हूँ, दिल्ली से आते हैं बराबर, मध्य प्रदेश से आते हैं। साउथ से कम आते हैं, साउथ में थोड़ा कम है क्योंकि एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, थोड़ा बेटर है। नॉर्थ ईस्ट से सबसे कम आते हैं क्योंकि वहाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इसीलिए आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि बलात्कार वहाँ कम होते हैं जहाँ पर महिलाओं को बराबरी के अधिकार है। तो वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में मातृसत्ता पितृसत्ता बराबर है, इसीलिए रीज़न है कि वहाँ महिलाओं को बराबर समझा जाता है, एक शरीर नहीं, और इसीलिए उनको वहाँ पर वायलेंस कम है, हर तरह की सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सब तरह की वायलेंस कम है। मैं ये नहीं बोलूँगी ज़ीरो है, बट यहाँ के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर यहाँ 100 केस आते हैं तो वहाँ 1 केस आता है। नॉर्थ ईस्ट इतना अच्छा है, इतना सेफ है महिलाओं के लिए, उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला। और हमने तो कभी खैर उन्हें अपना देश का हिस्सा भी नहीं माना, अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम में ही नहीं समझा उनको। हाउ डेरोगेटरी वर्ड्स आर यूज्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल हियर, बट उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। श्योर। मतलब मैम इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो जैसे अगर अभी हम बाहर जाएं, एवरेज बाहर दुकान में कुछ लेने जाएं तो हमें दिखेगा कि एक मेल है वहाँ पर, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो हमें ज़्यादातर दिखता है लड़कियां भी बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम काम कर रही हैं। तो आप कह रहे हो कि जहाँ पर इक्वालिटी होती है वहाँ पर बलात्कार कम होते हैं, कोई भी वायलेंस कम होती है, कोई भी वायलेंस कम होता है। इज दिस अ सिमिलर स्टेट जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी ऐसा है? क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी लेडीज दिखती हैं जब हम जाएं तो। हाँ, मैट्रियार्कल सोसाइटी में फ़र्क कम होता है इसीलिए वहाँ पर कम है, बट डोमेस्टिक वायलेंस है वहाँ पर, जो मेरी स्टडी है
पहाड़ी इलाकों पहाड़ी इलाकों में, जैसे कोई स्टेट? जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ शराब थोड़ा ज़्यादा पी जाती है और मारपीट होती है महिलाओं की, वो केसेस ज़्यादा हैं, बट बलात्कार के केसेस कम हैं। सो मे बी अल्कोहल तो हर जगह प्रयोग होती है, बट कई वो एक अपब्रिंगिंग है, मानसिकता है, क्योंकि इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल अलग से दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। उत्तराखंड में चाहे महिलाएं काम करती दिखेंगी, हाँ, उनके डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी है, बट if that's why if I have to rate after northeast, that will be these areas, but however not anywhere close to northeast. Which is the worst state in India? वर्स्ट, देखिए वर्स्ट मैं आपको जैसे बता रही थी, अगर आप एनसीआरबी की डाटा के हिसाब जाएंगे तो राजस्थान बोली जाती है, बट वर्स्ट तो मैं दिल्ली बोलूंगी ना। आप बताइए, राजधानी है, पावर सेंटर है, और आप यहाँ पर ही बलात्कार रोक के नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वर्स्ट तो यही हुआ ना, हमारी राजधानी। यहाँ तो सबसे सुरक्षित होना चाहिए, यहाँ पर तो इतनी आबादी है और लोग दिखते हैं, गांव भी नहीं है ये। ओके मैम, जो एक रेप विक्टिम होता है उसकी आफ्टर लाइफ कैसे होती है? डिपेंड करता है, देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं जो कोप अप कर लेती हैं एंड दे डू व्हाट दे वांट टू डू, देयर आर एग्जांपल्स, दे लिव नॉर्मल लाइफ, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर शैटर्ड। वो जिंदगी भर कहीं ना कहीं उनके ये साथ चलती है सच्चाई। और छोटे बच्चों के साथ एक ये है कि दे गो थ्रू अ लॉट, जो फिजिकल इंजरीज है उनकी, बट मेंटली वो हील कर जाते हैं, क्योंकि छोटे बहुत होते हैं तो उनको याद नहीं रहता बाद में, है ना, थोड़ा बहुत रहता है हल्का फुल्का, उनकी काउंसलिंग्स हेल्प करती हैं। बट जो थोड़ी सी बड़ी बच्ची है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को कैरी करती हैं पूरी लाइफ। तो आई थिंक हमको हर केस का अलग अलग समझ के उनके ऊपर काम करना पड़ता है, उनको काउंसलिंग्स करानी पड़ती है, उनकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस सबके अलग अलग होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, तो दीज आर द थिंग्स। कोई मैम ऐसा इंडिया का केस है जिसमें बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो? बहुत बड़ा, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा केस था जिसमें जो आपने बताया, हाँ, बिहार वाला। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो तो वो बाहर ही नहीं आएगा, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो इन्वॉल्व तो होते हैं बट आता नहीं है बाहर। आप देखिए ना, ये कुलभूषण, ब्रिजभूषण, सॉरी, तो आप बताइए, खत्म, ही इज गॉट बेल, ही इज आउट, ही इज एक्विटेड, खत्म हो गया। वो आपको क्या लगता है, वो रेस्टलेस झूठ बोल रही थी? और एक छोटी बच्ची ने भी उस पे मोलेस्टेशन का, फोगाट सिस्टर्स तो मेजर थी, जो एक माइनर बच्ची ने पॉक्सो केस लगाया था वो भी खत्म हो गया उसके अगेंस्ट, बच्ची ने केस वापस ले लिया। और पॉक्सो केस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है, कितने प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, फिर भी नथिंग हैपेंड अगेंस्ट हिम, ही इज स्टिल अ फ्री मैन। आपके पास कुछ प्रूफ है ब्रिजभूषण के अगेंस्ट? मेरे पास नहीं है, बट आई मेट दीज रेस्लर्स, मैं प्रोटेस्ट में थी और लगातार मैंने, अब प्रूफ किसी के पास मोलेस्टेशन का नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, बलात्कार को प्रूफ करना इज नॉट दैट इजी अनलेस देयर आर फिजिकल इंजरीज। मोलेस्टेशन और स्टॉकिंग और जो हरासमेंट उन्होंने सहा, उसको प्रूव नहीं कर सकते। कुछ कुछ प्रूफ उन्होंने दिए थे कोर्ट में जो कि बिल्कुल खारिज हो गए, और ही इज अ फ्री मैन नाउ। तो अभी कुछ कहना भी बेकार है, क्योंकि उसको कोर्ट नहीं छोड़ दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं। मैम तो फिर एक बात बताओ ना, ये मोलेस्टेशन है, ये जो जितनी बातें हैं, मतलब अगर आप उस एंगल से देखो तो कभी भी वो प्रूव ही नहीं हो सकती। अब जैसे मान लो उन्होंने बोला कि भाई एक लड़के ने मेरे को छेड़ा, क्या डेफिनेशन है छेड़ा की, कैसे है? अब मान लो वो इतना डार्क है कि वो जो ऑलरेडी सफर कर रहा है वो क्या ही बताए, तो फिर मैम प्रूफ कैसे होगा? व्हाट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच? हाँ, तो उसमें लीगली तो ये है कि ओनस जो है ऑन द मैन है, वो प्रूफ करे कि उसने नहीं किया। लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर आपने, लड़की ने रिपोर्ट कर दी कि मेरे साथ छेड़छाड़, बलात्कार कुछ भी हुआ है, तो उसको एफआईआर में रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं किया है, नहीं हुआ है, वो लड़का प्रूफ करेगा, ओनस उसके ऊपर है, वो प्रूफ कर दे कि मैंने नहीं किया। तो टेक्निकली तो ओनस इज ऑन द मैन, लड़की की स्टेटमेंट एज इट इज ली जाती है। बट बहुत कम लड़कियां झूठ बोलेंगी कि हुआ है। अगर सच में कौन चाहेगा, हालांकि मिसयूज है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मिसयूज नहीं है, बट ऑन एन एवरेज एक पुलिस वाले के पास इतनी कॉमन सेंस होती है कि उससे समझ में आता है। बट एनी हाउ उसको तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, लॉ कहता है। बट जजेस आर ऑल्सो नाउ वेल इक्विप्ड टू नो कि ये सच है या नहीं है। और इतनी तो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं, फ़ोन का लोकेशंस होते हैं, देयर आर 100 अदर थिंग्स जिससे आप जान सकते हो कि वो दोनों उस लोकेशन पे थे कि नहीं थे। आजकल तो सब कुछ आसान है ना, तो टेक्नोलॉजी। मैम
जैसे कई बार ये चीज़ बाहर आती है कि जब कोई लड़की रेप के लिए रिपोर्ट करती है तो उसको मार्क्स दिखाने पड़ते हैं, पुलिस कहती है ये जिस तरह दिखाया जाता है, क्या होता है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली आफ्टर गर्ल गोज थ्रू समथिंग लाइक रेप? ये तो बहुत ही एक फिल्मी कहानी है कि वो उसको मार्क्स दिखाने पड़ते हैं, ये सब होता है उसमें आपकी डॉक्टरी जांच में, मेडिकल्स जो होते हैं, तो पुलिस हैज़ नो ड्यूटी टू डू मेडिकल जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है, आजकल बहुत डिफाइंड है, और डॉक्टर्स द्वारा होता है, ठीक है, और महिला है तो महिला डॉक्टर द्वारा ही होगा। और इसमें ये भी बहुत डिफाइंड है कि प्रोसीजर्स क्या है, SOPs क्या हैं, तो पुलिस स्टेशन भी जाने की ज़रूरत नहीं है एक महिला को अपना बलात्कार दर्ज कराने के लिए, तो शी कैन डायरेक्टली गो टू हॉस्पिटल। वहाँ पर एक वन स्टॉप सेंटर है जहाँ पर उसको सब तरह की मदद, काउंसलिंग, गाइडेंस, वकील, पुलिस सब वहाँ मिलना चाहिए। ये एक रूल बना हुआ है और ये लागू हो गया था निर्भया के बाद से पूरे इंडिया में। उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आज भी दिल्ली की 1 या 2 हॉस्पिटल में आपको वन स्टॉप सेंटर खुले मिलेंगे। इसीलिए जब किसी महिला या बेटी के साथ बलात्कार होता है तो किसी को पता ही नहीं है, इसकी कोई अवेयरनेस कोई फैलाई नहीं इन्होंने। इसीलिए मैं सरकारों से थोड़ी नाराज़ हूँ कि जो चीज़ ये कर सकते थे वो करना चाहिए था, इन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं दी इस चीज़ के बारे में। तो आइडली पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, फिर भी लोग पुलिस के थ्रू जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। सो पुलिस कांट डू मेडिकल, वो उनको भेजना ही पड़ता है मेडिकल कराने के लिए। कौन से हॉस्पिटल हैं जो 2 आप बता रहे हो दिल्ली में? नहीं, हर हॉस्पिटल में होता है, गवर्नमेंट पर में। आप कह रहे हो ना इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इम्प्लीमेंटेड तो किसी भी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से नहीं है, बना होगा। अच्छा, आप ये भी बड़ी मज़े की बात है, अगर आप किसी सीनियर डॉक्टर से या गार्ड से या किसी से भी पूछोगे रिसेप्शन पे कि वन स्टॉप सेंटर कहाँ है, तो उनको पता ही नहीं होगा वन स्टॉप सेंटर क्या है। ये आप चाहे सफदरजंग चले जाएं, चाहे आप एम्स में चले जाएं, वहाँ पर भी 100 बार सोचना पड़ेगा, बट है वहाँ पर, और बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पे कोई आता नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है लोगों को। होगा क्या? हाँ। कहीं पर है एक्टिव, कोई जा सकता है बहुत जहाँ? अच्छा एक्टिव, मतलब एम्स में फिर भी कमरा बना हुआ है ठीक ठाक सा, और सफदरजंग में भी है, जिसे ढूंढना पड़ता है कमरे को हमें। एक बार एक विक्टिम को मैं खुद ही ले गई थी, तो हम कमरा ही ढूंढे जा रहे थे कहाँ है। बताओ। हाँ, तो वही है कि है फॉर नेम सेक, और ये 2 बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, बाकी तो फिर मैम, और जो मेडिकल की आप बता रहे हो, बात कर रहे हो कि जब एक रेप होता है तो मेडिकल में किस तरह से क्या SOPs होते हैं जो उनको गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं? गवर्नमेंट को ये फॉलो करना पड़ता है कि उसको ऑफकोर्स मार्क्स क्या है, इंजरीज क्या है, और DNA कलेक्शन, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, फोरेंसिक कलेक्शन, उसके कपड़ों पे दाग या कोई निशान, ये सब फोरेंसिक का हिस्सा है, और उसकी एविडेंस कलेक्शन होती है, फिर वो कोर्ट में पेश होती है, और दिस इज हाउ द प्रोसीडिंग हैपन। मैच होता है DNA, है ना, राइट। एक्यूज को उसी यहाँ पर पकड़ा, अगर नहीं पकड़ा गया तो पकड़ता है, तो मैच होता है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें, और बहुत सारे लीगल SOPs हैं। मैम, कभी फेक रेप केस भी होता है क्या? हाँ, होते हैं। कैसे होता है फेक रेप केस? फेक रेप केस वो पढ़ी लिखी वो महिलाएं हैं जिन्हें बदला लेना है किसी लड़के से, और क्या किसी से वेंडेटा है, तो वो बस बोल देते हैं कि हुआ, एज द लॉ सेज कि ओनस इज ऑन द एक्यूज टू प्रूव इट। अब प्रॉब्लम यही है कि हर लॉ का मिसयूज़ है, बट यहाँ पर मिसयूज़ कर रहे हैं, मैं तो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप देखें कि हालात क्या हैं, जो कि मैंने इतनी देर में आपको बताया कि कितनी बुरी गंभीर हालात हैं, तो उसको देखा जाए तो ठीक है, मिसयूज़ है, तो मैं उस चीज़ में मैम, आगे तो ये अपील- मिसयूज कैसे होता है एक फेक रेप केस? आगे क्या होता है? उन्होंने बोल दिया कि रेप हुआ, अब उन्होंने मार्क्स भी दिखा दिए, मार्क्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं, फिर मार्क्स आगे? नहीं भी हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बलात्कार में आपको मार्क्स मिले। ओके। ठीक है, बलात्कार अपने आप में एक जघन्य घटना है, यू डोंट हैव टू कैरी मार्क्स, है ना, मार्क्स। तो बट ओनली थिंग इज कि उसमें फिर अरेस्ट होता है और वो प्रूव करता है कि नहीं हुआ। जजेस, मैंने बताया ना कि आजकल इतना प्रूफ, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो आई थिंक फेक केसेस को आराम से अब अलग कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, राइट। सो मैम, अगर ये कोई मैं तो कहती हूँ जिन्होंने फेक केस किए उन पे रिवर्स पेनल्टी लगनी चाहिए, उनको रिवर्स जेल होना चाहिए, ऐसी लड़कियों को भी जेल जाना चाहिए जो फेक केस करती हैं। आज के में एलुमनी वगैरह का भी बहुत ज्यादा चला है ना ये? हाँ, वो सब है, मतलब एलुमनी और मेंटेनेंस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा। पर अगर किसी ने फेक रेप केस किया, क्योंकि रेप एक गंभीर मामला है, और अगर किसी ने बोला कि मेरे साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है उस लड़की प्रूव हो गया, अगर उसके साथ नहीं हुआ तो शी शुड गो टू जेल, जाना चाहिए, ये लॉ भी होना चाहिए। राइट, राइट, राइट। मैम, अब जब सब कुछ है, लॉ तो आप बता रहे हो, मोस्टली किसी या मिनिस्टर से बात कर लो, उनकी कोई स्पीच सुन लो, आपको ऐसा फील होगा कि यार देश में तो कुछ कमी है ही नहीं,
ना किसी लॉ में कोई कमी, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमारे लॉ में कमी कहाँ है फिर? लॉ में तो कोई कमी नहीं है, लॉ तो बहुत अच्छे हैं हमारे। इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, है ना, इम्प्लीमेंटेशन Execution. कैसे होगी, एग्जीक्यूशन में कमी है, और ये लोग की जो दिखावटी बातें हैं ना उसमें कमी है, कि ये लोग सच को सच माने कि हाँ हो रहे हैं बलात्कार, और देश में जो समस्या है उसको समस्या को समझें और उसको उस तरह से निपटें। बहुत सारे फालतू के इश्यूज को लेकर ये लोग हंगामा खड़ा करते रहते हैं, पर जहाँ बेटियों की बात आती है वो लोग नहीं इसको समझते, उनको समझना पड़ेगा। और लॉ अच्छे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पुलिस है, वही पुलिस एक वीआईपी ड्यूटी भी कर रही है, वही पुलिस फालतू के काम भी कर रही है नेताओं के। तो मुझे लगता है एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स होनी चाहिए पुलिस की, जो इन केसेस की एक्सपर्टी रखती हो। ओके मैम, एक नैरेटिव अक्सर अगर आप आज भी गांव में जाओगे तो अक्सर लोग बोल देते हैं कि वो लड़की ऐसी हरकतें कर रही थी जिसकी वजह से उनके अंदर वैसा आ गया, तो वो लड़की ऐसे कपड़े ही क्यों डालती है, जिससे कि आपने स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी कि मैंने लड़कियों तो कानों से, मैंने तो जाके सुनी है, जाके सुनिए, लाइव सुनिए कि लड़कियों के छोटे कपड़े थे इसलिए उसका रेप हो गया। तो इस पे आपको क्या लगता है? तभी तो मैं बार बार मानसिकता और सोच बदलने की बात करती हूँ कि ये जो सोच उनमें आई है वो ओवरनाइट तो आई नहीं है, ये हमारे समाज से आई है। और ये हम वो कहीं ना कहीं वो टीवी पे भी वही देखते हैं कि एक बहू की क्या ड्यूटी है, एक बेटी की क्या ड्यूटी है, इतने कपड़े पहनने। वो एकता कपूर ने भी साड़ी और ज्वेलरी बना दी है, तो वो पहननी है और इस तरह से दिखना है, इस तरह से लगना है। जहाँ पे औरत ने कुछ थोड़ा सा अलग किया, बाहर निकली या बोलने लगी या छोटे कपड़े पहन लिए, तो और या सिगरेट पी ली या जो भी है, तो उन्हें लगता है कि ये अवेलेबल है, ये कैरेक्टरलेस है। तो ये जो सोच की बात है ना, ये सोच का नैरेटिव भी तो हमने सोसाइटी ने ही बनाया ना, और खाली महिलाओं पुरुषों ने नहीं बनाई, महिलाएं भी इसमें भागीदारी हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोच बदलेगी तो घटनाएं भी कम होंगी। तो ये सोच सिर्फ गांव के पुरुषों में नहीं है, आज शहर के पुरुषों में भी है, और ये सिर्फ पुरुषों में नहीं है, महिलाओं में भी है ये सोच। तो ये बिल्कुल मानसिकता पे काम करने की ज़रूरत है। और हाउ डू वी चेंज द माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट कैसे बदले, शुरू से कैसे आप परवरिश करते हो एक बेटे की बराबरी रखते हो या नहीं रखते, ये वहाँ से शुरू होता है। तो वहाँ से ही बदलेगा, तब भी ये सब ठीक होगा, चाहे वो सुरक्षा, चाहे वो रेप्स की बात हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, या किसी भी तरह की आप। मैम इससे ना लोग एक बात के साथ इसको अटैच करते हैं कि इससे वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग सॉफ्ट पॉर्न, कि अब अगर आप इंटरनेट देखेंगे तो लोग ये एक नैरेटिव देते हैं, स्पेशली जो अगर बात करोगे किसी से इस बात के बारे में कि आप इंस्टाग्राम खोलो देखो एक सॉफ्ट पॉर्न है, एक तरह से लड़कियां दे आर सेलिंग देमसेल्व्स, वल्गैरिटी है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? एंड वल्गैरिटी इज डिफरेंट, ऑब्जेक्टिफिकेशन इज डिफरेंट, और अपनी मर्जी से कुछ जो पहनना और जो मतलब एक सहजता से जो पहनना है वो अलग है। एक अगर आप ट्रिगर हो रहे हो कुछ देख के, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, यू नो, इट्स टू डू। बट डेफिनेटली वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी डेफिनेटली एग्रीवेट द प्रॉब्लम, क्योंकि आप, जैसा कि मैंने बोला कि आप बॉडी से बियॉन्ड जाने की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी। तो जहाँ लड़कियां खुद ही अपने आप को एक दिखाई रही हैं कि आई एम अ बॉडी, आई वांट टू बी कंज्यूम्ड एंड आई एम द प्रोडक्ट, तो ये चीज़ बदलनी है। यू डोंट प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पर गलतियाँ हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी छोटे कपड़े की गलती है। आप, मैं अभी उड़ीसा गई थी, वी वर डूइंग अवेयरनेस विद मछुआरा कम्युनिटी। मैंने देखा उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, और साड़ी में मतलब ब्लाउज नहीं होता उनके, एंड देन दे वेयर इट, एंड समटाइम दे डोंट वेयर एनीथिंग, दे जस्ट वेयर अ धोती, बट नोबडी वाज लुकिंग एट देम एज वल्गर। वो उनका वो है, कल्चर है। इवन आई वाज लिटिल फीलिंग लिटिल कि ये अच्छा ऐसा यहाँ है। तो बट इट इज़ अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल, दैट्स नॉट वल्गैरिटी। यही आप उर्फी जावेद की बात करें तो वो वल्गैरिटी, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू ब्रांड हर सेल्फ, मे बी टू ल्योर और वट एवर, मुझे नहीं पता वट इज़ द सेंस ऑफ डूइंग इट। मैं उन मछुआरों के लिए नहीं बोलूँगी, यू गेट माई पॉइंट। आप प्रोजेक्शन पे मुझे ऑब्जेक्शन है, आपके प्रोजेक्शन पे मुझे ऑब्जेक्शन है कि यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ समवेयर टू गेट दैट अटेंशन दैट टेल्स यू दैट ओके आई एम टेम्पटिंग। ठीक है, वो गलत है। वो गलत इसलिए कि वो आप ही के लिए गलत है। यू डोंट बी द बॉडी, यू बी द माइंड, यू बी योर सोल, यू नो। आप खुद ही को उस स्तर पे ले जा रहे हो, और उसको तो कोई छू नहीं पाएगा, है ना। बट वो छोटे बच्चों पर उतरेगा, वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और वो उन्हीं को आइडल मान लेते हैं कि वो भी ऐसे करती है, तो व्हाई नॉट, दिस इज नॉर्मल। हाँ, दिस इज नॉर्मल। एंड कहीं ना कहीं
मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि वो गलत, वैसे गलत नहीं है कि वो अपना शरीर है, वो उसके साथ कुछ भी करें, बट जब व्हेन शी वांट्स टू से कि मैं यही हूँ एंड दिस इज आई वांट टू इम्प्रेस मेन, तो जब आप इम्प्रेस करने पे ही लगोगे, अपनी पूरी जिंदगी इम्प्रेस करने पे ही लगा दोगे, तो मेन विल ऑल्सो कंज्यूम यू ना, दे विल ऑल्सो टेक यू एज दैट, तो वो कहानी वहाँ कहीं ना कहीं खत्म होने की So जरूरत है. इसको आप कहीं ना कहीं से आर यू ऑल्सो लिंकिंग दिस टू समथिंग लाइक रेप? एब्सोल्युटली यस, ओके, एब्सोल्युटली यस. रेप्स क्यों हो रहे हैं कि मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया आपको कि यू वांट टू प्रोजेक्ट योर, लाइक आपने महिला को सब एक कमोडिटी समझा ना, दैट्स व्हाई यू थिंक कि वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जो भी मैं उसके साथ कर लूं. अब कमोडिटी आपने समझा, उसने भी अपने आप को कमोडिटी समझ समझाया. लिया. एग्जैक्टली. तो उसने ओके ओके तो ये मेरा पॉइंट है. Right. तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा ना. व्हाई इज शी थिंकिंग शी इज अ कमोडिटी? मैं वो मछुआरा औरत ने भी कुछ नहीं पहना था शरीर पे, बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ हरसेल्फ एज Got it. कमोडिटी, गॉट इट. है ना. ये पॉइंट है. मतलब मैं माई योर सिंपल पॉइंट इज कि जब आप एक चीज को ल्योर करने के लिए कर रहे हो, जैसे वो जो मछुआरा है, उड़ीसा वाली लेडी है, उनको फील भी नहीं हुआ कि इसमें कुछ है, राइट? सो उर्फी के केस में आप ऐसा बता रहे हो, जैसे आजकल खुशी कपूर की बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमने देखा होगा, वो पैप्स के सामने वो कह रहे हैं मेरी बॉडी है, कुछ भी मैं डालूं क्या फर्क पड़ता है, तुम मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो. तो आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं यही लोग जो दूसरे को ल्योर करना चाह रहे हैं, वो ही सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. मे बी ल्योर ऑल्सो इज नॉट द राइट वर्ड. मतलब आप लार्जर गुड नहीं कर रहे हो वुमेन के लिए, यू नो. यू फॉर वुमेन ऑल्सो? हाँ. कैसे? आप एक बात बताओ, आप अपने आप को एक यू हैव प्रोजेक्टेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ योर सेल्फ ना. आपने अपने आप को प्रोडक्ट बना दिया टू बी कंज्यूम्ड. वाई वुड यू डू दैट पैकेजिंग कि मेरे को दिखाना ही है, दिखा के ही मैं वायरल होंगी वीडियो में. मतलब इफ आई रिवील अ पार्ट ऑफ माई बॉडी ओनली आई विल गेट वायरल, अटेंशन मुझे तभी मिलेगी, है ना. दे आर नॉट ट्राइंग टू अट्रैक्ट वुमेन फॉर श्योर. Why would I watch Urfi Javed? मैम नाउ उर्फी सेज दैट ये मेरे बूब्स हैं, तुम मत देखो, आंखें बंद कर लो, अनफॉलो कर दो, मुझे फॉलो क्यों करते हो? I agree with her. वो भी ठीक कह रही है अपनी जगह कि आप अनफॉलो कर दो, बट वो कर क्यों रही है? उसका एजेंडा क्या है? उसका मिशन क्या है? उसका मिशन क्या है? To lure, to project herself to certain men. Ultimately what does she want? उसको चाहिए क्या? उसको तो अपने YouTube पे वायरल करना है और whatever money she wants to हो make. सकता है उसको उससे खुशी मिलती हो. I doubt कि आप एक पर्सनल स्पेस में, तो फिर आप पूरा ही दिखा दो. मतलब आप पूरे ही कपड़े उतार दो. फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उतार दो पूरे कपड़े. उर्फी की बहनों ने कहा था कि अगर लड़के ऐसे ना हो तो हम पूरा भी उतार देंगे. लड़कों की सोच तो बदल. लड़के तो ऐसे हैं, तो फिर तभी तो बोल रही हूँ, फिर तो इतना भी क्यों कर रहे हो? दैट इज अ प्रॉब्लम ना. आप अपने आप को प्रोडक्ट मत बनाओ, मैं तो ये कहूंगी. स्विमिंग, एक बात बताओ, स्विमिंग चैंपियनशिप्स होती हैं, इससे भी छोटे बिकनी में हमारी महिलाएं स्विम करती हैं. इंडियन एथलीट्स होती हैं. करती हैं, करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट दे आर नॉट हैविंग दैट एजेंडा कि Don't sell themselves, ऐसा. एग्जैक्टली. मतलब मे बी आई डेंट वांट टू यूज दिस वर्ड कि वो टेम्पटेशन क्रिएट नहीं कर रही हैं. और टेम्पटेशन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने क्रिएट की तो वो जस्टिफाइड है. मैं वो भी नहीं कह रही हूँ कि जो वी आर नॉट रेडी एज अ सोसाइटी, आप To accept. समझो, टू एक्सेप्ट. 100% लिटरेसी तो नहीं है हमारी, 10% 20% है. अब इनको ये समझना पड़ेगा, इनको थोड़ा समझना ये पड़ेगा कि इंडिया में अभी इतने सारे स्कूल ही नहीं गए, गवार कह सकती हूँ मैं, कहूँगी कि ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं कि किसी ताक में एक बच्ची मिल जाए उन्हें और वो बलात्कार कर दें. ऊपर से तुम ये सब करो. अभी तैयार नहीं है हमारी सोसाइटी. अगर हो सकता है हम फुल एडवांस हो बाहर की तरह, जहाँ पोर्नोग्राफी तो आप होटल के अंदर ही देख सकते हो. मे बी उस सोसाइटी में इफ दे वॉक लाइक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट यहाँ पर अगर आपको कुछ अलग करना ही था तो आप ये भी कह सकते हैं, माई माइंड, आई वॉन्ट टू वर्क विद देम. माई बॉडी, इफ माई बॉडी इज माइन, माई माइंड इज ऑल्सो माइन. तो यू शुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ बेटर वे ना. आपको फेमिनिस्ट ही तो दिखाना है अपने आप को, तो कोई और अच्छा तरीका भी अपना सकते हो. आई मीन मे बी दिस इज देयर वे ऑफ फेमिनिज्म, बट देयर आर बेटर वेज ऑफ फेमिनिज्म. यू शुड एम्पावर वुमेन इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है किसी बेटी के लिए आप लड़ाई कर लो, तो दैट इज अ बेटर एम्पावरमेंट देन दिस. बट उनकी खुद की सोच है, तो आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट दैट. बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट हेल्पिंग एनीथिंग. इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है.
खराब हो रहा है ये कंफर्म है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको ये समझ नहीं है, तो आई विल गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट। ओके, टू एंड दिस एपिसोड मैम, हम एक छोटा सा सेगमेंट आपके किसी टीममेट के साथ भी लेना चाहेंगे, जी जिसमें शी कैन शेयर समथिंग मोर अबाउट कि किस तरह के कॉल्स आते हैं। श्योर। सो बिफोर यू लीव टुडेज एपिसोड, आई वांट यू टू, आप अपने एंड से जितने भी लोग आज का एपिसोड देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ? सी मुझे देखिए, अगेन अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग मैसेज दूं तो अच्छा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, बट अभी फिलहाल क्योंकि एज अ सिचुएशन डिमांड्स, गर्ल्स को मैं ये बोलूँगी कि स्पीक अबाउट योर असॉल्ट, डू नॉट कीप मम। बात अपनी, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बताओ, और मिसयूज़ मत करो, क्योंकि मिसयूज़ से नुकसान हो रहा है। डू नॉट मिसयूज़ द लॉ, बट यूज़ द लॉ फॉर श्योर। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो यूज़ करिए उस लॉ को, बोलिए, अपने असॉल्ट के बारे में बताइए, अपने अब्यूज़ के बारे में बताइए, और दूसरी महिला को भी मदद कीजिए, ठीक है। बॉयज़ के साथ डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डू नॉट ट्रीट वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स, treat them as equal. We do not want to be respected as Devi, but we want to be respected as equal, or respect through words, through action. So you don't have to be like a feminine in terms of कि आपको बहुत कोई महान बनना है. You just treat them as normal. Do not do all those objectification words जो बहुत कॉमन है बॉयज़ के लिए. तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस तरह से आप, लड़की आपके सामने से निकल के गई और 4 दोस्त खड़े हैं, आप किस तरह से कमेंट करते हैं, थोड़ा सा अब थोड़ा सा मुझे लगता है वो डिजिटलाइज हो गया है, अब लोग एक दूसरे को रील भेजते हैं और फिर वो कमेंट करते हैं। हो सकता है मैंने, बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट स्पेस, तो थोड़ा रिस्पेक्ट रखिए। जी दैट्स जी व्हाट आई वांट जी। टू से। मैं खुद पिछले 8 साल से एक एनजीओ चला रहा हूँ छोटे बच्चों का, तो आई अंडरस्टैंड एज जब आप एक एनजीओ चला रहे होते हैं तो सोसाइटी जो हमें लगता है वैसी हमें रिस्पॉन्ड करेगी वैसी करती नहीं है, इन मैनी वेज, बी इट नॉट जस्ट फाइनेंसेस बट अदरवाइज ऑल्सो। मुझे खुद बहुत लोग कहते थे अभी बहुत तुम्हारी छोटी है, अभी ये कर लो वो कर लो, फिर एनजीओ बनाना। फिर मैंने जब आपको बाहर बताया कि मुझे ऐसा लगता है जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तो हम किसी के एनर्जी नहीं है तब। लायक ही नहीं रहेंगे ना, तो ये हम अपना सेकंड काम क्यों बनाएं। बट द वे यू आर डूइंग इट, आई वुड लाइक टू कमेंड यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। और जो आप कर रहे हैं, आई एम श्योर कि यू आर डायरेक्टेड बाय अ हायर सोल एंड दिस इज अ पर्पस जिसके लिए आप आए हैं। थैंक यू सो मच Thank फॉर you. व्हाट यू डूइंग एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। गुड लक विद योर वर्क ऑल्सो। इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं आप, कंप्लेंट्स लोगों की सुनते हैं डेली बेसिस पे, आपको बहुत सारे जी, कॉल्स जी, आते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी के हिसाब से अगर मैं रेप की बात करूं जी, तो कौन सी स्टेट से सबसे ज्यादा आपको कॉल्स आ रहे हैं? आप ये नहीं बोल सकते कौन सी स्टेट से आ रहा है, हर जगह से आते हैं। दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब की तरफ से आते हैं, एमपी से आते हैं। मतलब एक जगह का हम, वैसे भी हम खाली दिल्ली का नहीं करते, हम पैन इंडिया कर रहे हैं। कोई आप मुझे केस बताओ, कोई अच्छा, ऐसा मैं एक, जिसमें आपका ठीक कॉल है। आया और आपने क्या किया और हाँ, व्हाट मैं वाज द केस एसओपी? बताती हूँ। एक हमारे पास अभी थोड़ा टाइम पहले ही एक 16 साल की लड़की का केस आया था। 16 साल की लड़की है, तो उसके पापा का कॉल आया था। तो उसके पापा ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी है, तो उसके साथ गलत हुआ है। तो हमें समझ नहीं आई किस तरह से गलत हुआ है। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो हमें जाके पता चला कि वो 16 साल की लड़की थी और उसकी फैमिली है, मतलब नीचे ताया वो लोग रहते हैं, ऊपर ताया, चाचा, ऐसे करके 3 बिल्डिंग थी, तो ऐसे रह रहे थे वो लोग। तो वो लड़की को 5 घर के लड़के ही, घर की फैमिली के ही भाई, जो जिनको हम भाई बोलते हैं, वही उस लड़की के साथ गलत कर रहे थे। और उसके माँ-बाप को पता भी नहीं चला। जब तक उनको पता चला लड़की 8 महीने प्रेग्नेंट थी। तो जब उनको पहले लगा, उसके पापा से मैंने मतलब पूछा कि आपको ऐसे पता नहीं चला 8 महीने तक लड़की मतलब ऐसे थी, तो आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हुई कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है? तो उन्होंने यही बोला कि हमें लगा कि बच्ची है, खा पी रही है, मोटी हो रही है, तो हमने इस चीज़ का तो ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल गए हैं, तब जाके हमें पता चला कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है 8 महीने। फिर उन्होंने जब पुलिस में कंप्लेन कराई, पहले तो पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही थी। फिर परी फाउंडेशन में, जैसे मैंने बताया कि हमें कॉल आया, हमने ग्राउंड पे जाके देखा, फिर हमने मैम से बात की। योगिता मैम ने फिर उन लोगों के एनसीडब्ल्यू से बात करी। फिर वहाँ से बात करके हमने वहाँ से लेटर भिजवाई, तब जाके पुलिस वालों ने इन लोगों को अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि ये फैमिली डिस्ट्रीब्यूट है, उसका कुछ
फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस लड़की के साथ सच में घर के 5 जो भाई थे वो सब उसके साथ गलत कर रहे थे। तो जब हमें पता चला, फिर जैसे हम फर्स्ट टाइम उनको सबसे पहले हमने फाइनेंशियली, पहले हम लोग ग्राउंड पे गए, फाइनेंशियली हेल्प दी। फाइनेंशियली हेल्प के बाद फिर हमने उनको लॉयर दिया। जो लॉयर है वो सारा उनका केस देख रहा है। गवर्नमेंट भी लॉयर देती है, लेकिन हम लोग एनजीओ की तरफ से एक और लॉयर देते हैं जो सारी केस का ध्यान रखते हैं। वो हमारे मतलब हमारे साथ हमारी टीम है लॉयर की ना, जो हमारे पूरी टीम के अंदर ही वो काम करते हैं। उसके अलावा हम उसकी लड़की को चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए उसे स्कूल में कहीं डाल दें, बट अभी हमें पता चला कि सारे एक्यूज्ड बेल पे बाहर आ गए हैं। पॉस्को का केस था, बट वो सब लोग सारे बाहर आ गए हैं और अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उसको पढ़ाने की। उसकी एडमिशन भी नहीं हो पा रही क्योंकि वो ऑलरेडी 16 साल की है, वो कभी स्कूल गई नहीं है। ओके। अब हमने उसको होम ट्यूशन लगवा के दी है, तो वो लड़की घर से ही पढ़ाई कर रही है। अब क्योंकि एनजीओ से एसोसिएटेड है, काफी साल से आप भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, लोगों की बात सुनते हैं। अभी एक आपने बात बोली कि भाइयों के साथ हुआ, पढ़ाई बहुत ही एक कल्चरली देखोगे तो इट्स अ वेरी डिस्टॉर्टेड थॉट। नहीं होता है। राइट। तो मैंने कहीं पर एक लड़की की बात सुनी थी कि इंडिया में जो भी लड़की है उसने या तो अपनी फैमिली में या तो कहीं फैमिली से बाहर कुछ ना कुछ फेस किया ही होगा। ये सच है? बिल्कुल सच है। आप कोई भी लड़की उठा लो, मैं कह रही हूँ पूरे इंडिया में कोई भी लड़की उठा लो, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ऐसी फीलिंग आई होगी कि वो वहां पे अनसेफ है। चाहे वो बस हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, क्योंकि लड़कियों को खुद पता चलता है, वो खुद फील कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें लड़कियों को समझाना चाहिए, अब लड़कों को भी समझाना चाहिए कि उनको भी कंफर्ट जोन देना चाहिए सामने वाले को। अगर आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं, हम सोचते हैं कि लड़कियों का सुनना चाहिए, मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे का सुनना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कों की। जब इक्वल रिक्वेस्ट वो रिस्पेक्ट आएगी तो चीजें शायद चेंज हो जाएं। आपने कभी खुद पर्सनली कुछ फील किया, एक्सपीरियंस किया? ऑफ कोर्स मैंने खुद फील किया है, तभी तो मैं इस फील्ड में आई थी। जैसे कोई बताओ क्या हुआ था? क्या हुआ था कि जैसे हम पार्टी करने गए हुए थे, रात को पार्टी के बाद 24/7 में खाना खाने चले गए। दिल्ली की बात है? हाँ जी, GKM N ब्लॉक में खाना खाने चले गए। दिल्ली की ही बात है, शायद वो अगर मेरा ये सुनेंगे तो उनको भी एहसास होगा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग खाना खाने गए, वहां पे कुछ लड़के आ गए, उन्होंने बदतमीजी करी, मतलब मुझसे गलत तरीके से उन्होंने कुछ मतलब कुछ बोला। अब्यूज नहीं किया, आई वाज सेइंग कि कितना चार्ज करोगे, ऐसा कुछ करके। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा तुम्हें हम ये लोग लग रहे हैं क्या? तो हमारी थोड़ी बहसबाजी हो गई, हमने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई, ये जीके की बात है, पुलिस आई, पुलिस ने मतलब उन लोगों को भी लिया और हम लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पहुंचने के बाद ऑफिसर हमें बोल रहे हैं कि यू आर रॉन्ग। मैंने उनको बोला आप हमें बोल रहे हो, आपकी अगर बहन होती तो उनका जवाब क्या आता है, हमारी बहनें इतनी रात को बाहर नहीं निकलती। ये एक पुलिस ऑफिसर की सोच थी। तो उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए जो ऑफिसर हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी बहनें इतनी रात को नहीं निकलती। मतलब हम किसी की बहन नहीं है, अगर हम इतनी रात को निकल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत हैं। दुनिया इतनी आगे चली गई, लड़के अगर रात को निकलते तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि इतनी रात को हमारे भाई तो बाहर नहीं निकलते। सबके लड़के भाई बाहर निकल सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती? तो मैम अब जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आई थिंक बहुत आज के एपिसोड से उन सब ने बहुत कुछ जाना होगा और सीखा भी होगा। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अगर नंबर्स और डिजिट्स शेयर कर दें, सो दैट अगर कोई भी दे वांट टू कनेक्ट विद यू, और वो अगर कोई किसी और का केस भी है अगर, तो उन तक आपकी फाउंडेशन के बारे में बता सके। ये हमारी बुक है, इसको हमने PDF भी बना रखा है, वेबसाइट पे है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। राइट। इंग्लिश में भी है और हिंदी पे भी है। इसमें सब हमने लिख रखा है क्या राइट्स हैं, आप किस तरह से विक्टिम की हेल्प कर सकते हो, किस तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे फोन नंबर भी लिखा हुआ है और इस पे वो भी है। वेबसाइट पे जाके प्लीज इसको चेक करिए। फोन नंबर भी बता दीजिए लिखा हुआ तो। फोन नंबर है 9871119188। आप इस पे कॉल कर लीजिए
आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी Right. जो चाहिए होगी। परफेक्ट। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी हम वेबसाइट और हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू and थैंक यू my best wishes to Pari Foundation थैंक and यू you and Yogita ma'am as well. Thank you. थैंक यू